नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प। वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। कहा, तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में विपक्षी दल भी शामिल। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट लेट या कैंसिल। डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए इंडिगो को और समय मिला। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा, क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम समस्या का मुख्य कारण। स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने देश भर में चलाई 22 स्पेशल ट्रेन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। राज्य सचिवालय पर बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित राशि रोकने का आरोप। चुनाव आयोग ने हाल ही में डबल किया है भत्ता। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल। 1 करोड़ के नामी कमांडर रामधेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समूह से थे प्रभावित। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, अमेरिका के साथ बातचीत रही रचनात्मक। लंदन में आज फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन नेताओं से मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरल नहीं रही। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी ये देशवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1875 में शुरू हुई वंदे मातरम की यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और दमन के बीच राष्ट्र भावना जगाने के लिए ये गीत जन्मा। घर घर तक पहुंचाने की चुनौती को बंकिमदा ने स्वीकार किया और उसी से वंदे मातरम देश की नई शक्ति बनकर उभरा। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था
जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन वीरों ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए फांसी की सजा को गले लगाया। भले ही ये सभी विभिन्न जेलों में थे, फिर भी उनका साझा मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे, जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वंदे मातरम 1905 में गांधी के समय देश को जागृत करता था, वही पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज और विश्वासघात का शिकार बना। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम पर किए गए समझौतों पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश की, उसके टुकड़े कर दिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस वंदे मातरम के विभाजन तक के लिए तैयार हो गई। देश का दुर्भाग्य
कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में बताया कि असम के चाय वर्कर्स के लिए हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए साफ पानी की सुविधा दी गई है, साथ ही क्रैश की व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 12 लाख में सबसे ज्यादा महिला वर्कर हैं और ये भागीदारी और बढ़े, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ईएसआईसी के लाभार्थी के रूप में जब ईएसआईसी का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में मकान बनाए गए, लेकिन उनमें से कई आधे बनाकर छोड़ दिए गए और उनका आवंटन पात्र नागरिकों को नहीं किया गया। मंत्री ने कहा कि इन अधूरे और आवंटन रहित घरों के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने मांग की कि तत्कालीन सरकार को इस मामले पर उचित जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने बताया ये जो इंदिरा आवास योजना है ये भी 2014 से पहले बनाई गई थी। ये अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना थी। शहरों में इसके बराबर में JNNURM बनाई गई थी और JNNURM के भी जो मकान बनाए उसके बाद काफी लोगों को तो दिए ही नहीं गए और न देने के कारण से वो खंडर हो गए हैं। यानी 2012 में 11 में बनाने के बाद क्या उस समय उन सरकारों को ध्यान में नहीं आया था कि इसकी प्लानिंग क्या करनी चाहिए? JNNURM और इंदिरा आवास योजना ये पिछली सरकार 2014 से पहले 11, 12, 10 में जो बनाया गया इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी को लेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन गोवा आग हादसे में हुई दुखद मृत्यु पर राज्यसभा ने शोक व्यक्त किया। गोवा के अरपोरा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा और शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। डीजीसीए ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
दरअसल इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय और मांगा था। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद डीजीसीए ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। उधर संसद में आज इंडिगो एयरलाइंस संकट पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि उड़ानों में आई भारी बाधा का मुख्य कारण एयरलाइन की क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम की विफलता थी। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये एफडीटीएल में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो सर, आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. यात्रियों और सांसदों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जितने भी यात्री देरी और उड़ान रद्द होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स को नियमों का पालन करना होता है। सॉफ्टवेयर की समस्या को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर में लगातार तकनीकी उन्नयन होता रहता है। सरकार का विजन है कि देश के विमानन क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च मानक स्थापित हों। Regarding the software, what the inquiry is also being done on that. Airport Authority of India is thoroughly looking into the system fault that has happened, and thoroughly whatever necessary feedback comes in, we will do it. And the continuous technology upgradation happens in this sector, sir. It is not just timely, but there is a continuous upgradation that happens. All the countries, different countries, they keep upgrading the systems that they have, and we keep a continuous watch on what is happening across the world. And our vision from the government is to have the top standards, global standards in the country for aviation. And it is with that vision that we are working, and all the systems, all the technologies that we have in aviation are definitely up to standards, and proper mechanism is there to ensure that they are upgraded on time. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि कुल 5,86,705 PNR 1 से 7 दिसंबर के बीच की अवधि के लिए रद्द किए गए और कुल 569.65 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई। वहीं 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच की अवधि के लिए कुल 9,55,591 PNR रद्द किए गए और कुल 827 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुल 9,000 बैगों में से 4,500 बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। शेष बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य है। Regarding the passengers, we have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. No, please, for which 569 crores has been given. And on top of this has also been observed. Regarding the action, why have we not taken, sir? We have taken multiple actions before also. We have certain guidelines, we have certain regulations in place. And our duty as a regulator is to see if the guidelines and rules and regulations are followed or not. And whenever there seems to be non-compliance, we have not hesitated at all. और देश के जयपुर, अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट पर नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की भीड़ आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं।
आज भी देश भर में इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से यात्री काफ़ी परेशान हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्री आज भी अपने इंडिगो कर्मचारियों से गुहार लगाते नजर आए। टर्मिनल 1 से संवाददाता दिव्यांश मल्होत्रा की रिपोर्ट। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और T1 की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिगो की कौन कौन सी फ्लाइट है जो कि कैंसिल है। दिल्ली से जम्मू हो, दिल्ली से इंदौर हो या फिर बागडोगरा हो, इसके अलावा कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आज भी इंडिगो अपनी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। हालांकि इंडिगो की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जितनी भी फ्लाइट हैं वो 100% री-एस्टैब्लिश हों और यात्रियों को वो सुविधा दे सकें। इसके अलावा DGCA ने जो इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया था उस पर भी इंडिगो को बहुत जल्द जवाब देना है। इंडिगो के जो CEO हैं उन्होंने आज शाम तक का वक्त मांगा है और देखना यही होगा कि आखिर इंडिगो के जो CEO हैं वो क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाते हैं और इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक मैं तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा। इंडिगो लगातार कोशिश कर रहा है कि उनका जो बैगेज यात्रियों का फंसा हुआ है, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो बैगेज है उनको रिलीज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। दावा ये भी है कि इंडिगो ने पिछले दिनों करीब 3000 ऐसे बैगेज हैं जिनको वापस भेजा है, अपने यात्रियों को भेजा है। इसके अलावा करीब 610 करोड़ का ऐसा रिफंड है जो इंडिगो करने में कामयाब हुआ है। ये दावे इंडिगो की तरफ से किए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पूरी तरह से इसे लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी न हो। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। और खबरों में आगे, पश्चिम बंगाल सरकार पर SIR प्रक्रिया में लगे BLO के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने का आरोप लगा है। CEO कार्यालय के सूत्रों के अनुसार CEO कार्यालय ने राज्य के वित्त विभाग से BLO, ERO और AERO को भत्ता देने, मोबाइल डेटा पैक के खर्च सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है, लेकिन ये राशि जारी नहीं की जा रही है। इससे SIR प्रक्रिया से जुड़े मतदान कर्मियों को पहले चरण में 2-2 हजार राशि देने के बाद और कोई और भुगतान नहीं किया जा सका है। राज्य में वर्तमान में 80,681 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर सुपरवाइजरों सहित कम से कम 1 लाख BLO SIR कार्य में जुटे हैं। BLO का सामान्य मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। ERO को 30,000 और AERO को 25,000 मानदेय मिलेगा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां बकरकट्टा चौकी में CPI के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सभी कैडरों ने हथियार नीचे रखकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनके सरेंडर के बाद MMC जोन यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हो गया। ये पूरा ग्रुप MMC महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था। रामधेर मज्जी के आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन पर सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रामधेर पर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सलियों के पास AK-47, इंसास, SLR 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।